देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपने। अभी थोड़े दिन में आरएस का रिजल्ट आएगा, 17 नवंबर को आरएस का रिजल्ट आ रहा है, लास्ट इंटरव्यू 17 नवंबर को, 17 नवंबर को लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। दो प्रकार के इंटरव्यू छपेंगे अखबार में, 2-3 दिन तक अखबार में न्यूज आएगी, इसका सिलेक्शन हुआ, इसकी ये रैंक आई, ये हुआ, ये हुआ। एक कोई इंटरव्यू छपेगा, इंटरव्यू में आएगा कि राजस्थान में राहुल नाम के किसी एक बंदे की 5वीं रैंक आ गई, 4थी रैंक आ गई, कोई टॉप 10 में आ गया बंदा ना। अब राहुल का बैकग्राउंड दिया होगा, तो राहुल के बैकग्राउंड में होगा कि भाई राहुल ने 10th क्लास इस फलानी एक बड़ी सी स्कूल से पास की थी, और 10th क्लास में परसेंटेज थे 90। 12th क्लास भी एक बड़ी सी स्कूल से पास की थी, 92 आए थे। उसके बाद में उसने इंजीनियरिंग की थी किसी आईआईटी से, या किसी एक अच्छी कॉलेज से उसने कहीं बीएससी की थी। उसके बाद में उसने कोचिंग भी की थी, और फिर फाइनली उसकी रैंक आ गई टॉप 10 में। एक तो ये इंटरव्यू। उसमें ये भी आता है कि उसके पिताजी भी आरएएस है, उसकी मम्मी एसबीआई के अंदर मैनेजर है। एक और आता है, और उसके अंदर आता है कि भाई एक कोई XYZ और बंदा, आप कुछ ही मान लीजिए, मतलब अजय नाम है, कोई नाम है, अजय नाम है, और वो एक गांव का कोई लड़का है, और उस लड़के के पिताजी नहीं है, और 10th के बाद में उसकी पूरी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट ही हुई, और 10th में भी परसेंट आए थे उसके 60, 12th में तो आए 56, बाद में बीए की उसके अंदर आए 52, और उसके बाद में उसने कोचिंग भी नहीं की, सेल्फ स्टडी की, और उसका सिलेक्शन हो गया, और उसकी रैंक आई 560। कौन सी रैंक आई? एक की रैंक है चौथी, एक की रैंक है 560। हमको मोटिवेट कौन करता है जब उसकी रैंक 560 है? फिर भी अपने को लगता है इसका हो सकता है ना, तो हमारा भी हो सकता है। अपने को राहुल मोटिवेट नहीं कर रहा, अपना उल्टा लगता है राहुल के चांटे लगाओ, चौथी क्यों आई, पहली आनी चाहिए थी। जब सब कुछ ही मिल रहा था तो फिर 3 रैंक पीछे क्यों रह गया, तेरी तो पहली आनी चाहिए थी। और उस बंदे के बारे में अपने को लगता है कि यार ये पेपर दे रहा था, ये भी तो बड़ी बात है। इसका नहीं भी होता ना तो भी हम इससे मोटिवेट हो जाते। तो ये, और इस पर मैं कहता हूं 1000 लोगों के सिलेक्शन होंगे, उनमें 4-5 सिलेक्शन ऐसे होंगे, बाकी जो सिलेक्शन होंगे ना 995, वो सारे के सारे वैसे ही होंगे जो इन्होंने कोचिंग भी की होगी, अच्छी पढ़ाई भी की होगी, इंटेलिजेंट भी रहे होंगे। पर हमें वो 5 लोग मोटिवेट करते रहते हैं। मैं कहूं यदि वो 5 लोग ऐसे सेलेक्ट ना हो, ऐसे 5 लोग भी ना हो, और सारे के सारे वो हो जाए जो डंकी स्कूलों में पढ़े, जिनके अच्छे परसेंटेज रहे हो, तो फिर आम औसत जो विद्यार्थी होते हैं ना वो पेपर देना ही बंद कर दे, और कहते यार अपने जैसे की पार तो पड़ती नहीं है, यहाँ पे तो सारे वो के वो होते हैं। अब वो 4-5 भी होते हैं ना, वो हमें लाइट दिखाते हैं, और वो प्रकाश दिखाते हैं, हमें वो रोशनी दिखाते हैं कि नहीं यार हमारा हो सकता है तो तुम्हारा भी हो सकता है। वरना यदि ऐसे 4-5 लोग नहीं हो, तो फिर पहली बात तो अपने पेपर देना ही छोड़ दें। और यदि किसी की फिर भी जी में आएगी नहीं मेरे को तो आरएस बनना ही है, तो उसके लगेगा यार पेपर देने से तो पास होंगे नहीं, क्योंकि मेहनत करने से तो क्या मतलब है, आगे से अपने बड़े बड़े लोग बैठे, सिलेक्शन तो उनका होगा। फिर अपने दिमाग में आता है कहीं से पेपर का जुगाड़ ही कर ले। नैतिकता खत्म होती है। क्या समाप्त होती है? नैतिकता समाप्त होती है। वरना अब यदि कोई अपने को आगे कहता भी है कि ला मैं तेरी को रिश्वत देके सिलेक्शन करवा दूंगा, आप नहीं भाई साहब, मैं मेहनत कर लूंगा, मेहनत करने से हो जाता। कोई कहेगा मेहनत करने से कहां होता, अपने ना ना फलाना जी का हुआ था, उसका हुआ है ना, तो हमारा भी हो जाएगा। आशा दिखती है हमें, होप नजर आती है, मोरल वैल्यूज बढ़ती है। इस प्रकार की चीजें नहीं होती है तो मोरलिटी डाउन जाती है। प्रताप के पास संसाधन नहीं है, उसके बावजूद वो सामने जाके लड़ रहा है। जनता को लगता है कि यार राजा मरने से नहीं डर रहा, राजा हमारी रक्षा के लिए भिड़ गया जाके, भले उसके पास संसाधन नहीं थे। तो हमें भी अपने राजा की क्या करनी चाहिए? सहायता। लड़ाइयां केवल राजाओं की नहीं होती है, लड़ाइयां जनता की भी तो है। महाराणा प्रताप यदि अकबर के खिलाफ सक्सेस हो गए थे, उसका एक बड़ा कारण मेवाड़ की जनता है। कोई तो गेहूं ला के देता होगा, कोई तो घोड़ों के लिए दाना ला के देता होगा, किसी लोहार ने तो हथियार भी बनाए होंगे, किसी ने तो उनके कवच कपड़े भी तो तैयार शुरू किए होंगे। वो सारी की सारी जनता इकट्ठी हो गई थी, वो महाराणा प्रताप के साथ इस ढंग से इकट्ठी हो गई कि महाराणा प्रताप ने कहा पहाड़ों में रहेंगे, तो पूरी सेना के साथ पूरी जनता ही कहां चली गई? महाराणा प्रताप ने कहा आज अपने गोगुंदा है तो गोगुंदा, आज कुंभलगढ़ है तो अपने कुंभलगढ़, आज अपने अवरगढ़ है तो अवरगढ़, और आज अपने चावंड है तो चावंड। उसने नहीं कहा कि उदयपुर चलते हैं, अपनी राजधानी तो उदयपुर है, अपने यहाँ कहां पहाड़ों के अंदर बैठे। उन्होंने कहा ना, जठ राणो जी कब है बठ उदयपुर, जठ राणो जी कब है बठे, जहां राणा जी कहेंगे उसी को हम क्या मान लेंगे? उदयपुर, मतलब उसको हम राजधानी मान लेंगे। राणा जी कहेंगे चावंड रहेंगे तो हम कहां पे चले जाएंगे? चावंड। तो आज दिन तक कहावत है कि जठ राणो जी कब है बठ उदयपुर। गांव में भी कहते हैं उदयपुर कट है, जठ राणो जी कब है। आज भी कोई बात की भाई, मैं आपको कहूंगा यार ये काम कर लेंगे नहीं कर लेंगे, आपको सर आप जानो ना आपका काम जानो, आप कर दोगे हम कर लेंगे, तो उसका आज भी डायलॉग दिया जाता है, सर आप जानो जट राणो जी कहो बट उदयपुर, आप तो कर दो क्या करना है, हम उस हिसाब से कर लेंगे। ये मेवाड़ की जनता है। आप कभी इस बात को सोच के देखिए। मैं जब हल्दीघाटी युद्ध में उन लड़ने वालों के नाम देखता हूं, तब मुझे लगता है यार प्रताप इस मामले में कितने विजनरी राजा हैं कि ग्वालियर का राजा उनका साथ देने के लिए आया।
ग्वालियर का हमारा सीधा सीधा क्या लेना देना है? पर ग्वालियर का राजा वो जानते हैं कि यार मुगलों के खिलाफ जो जो है उनका अलायंस बना लिया जाना चाहिए। मुगलों के खिलाफ यदि ग्वालियर का राजा, तो अपने साथ कौन होना चाहिए? ग्वालियर। मुगलों के खिलाफ अफगान है, इसलिए अपने साथ में कौन आना चाहिए? अफगान। तो कौन लड़ रहा है साथ में? हकीम खान सूर लड़ रहा है। मुझे और बड़ा लगता है कि आज भी गांव के अंदर हमारी कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की, कि छुआछूत को हम मिटा नहीं पाए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य के बीच का भेदभाव है, जाति जाति के बीच का भेदभाव है। तो आज के 500 साल पहले उस बंदे के साथ में भील लड़ रहे थे। चलते युद्ध के अंदर ये तो कतई नहीं हुआ होगा ना कि महाराणा प्रताप ने भीलों को कहा होगा भाई तुम थोड़े इधर लड़ना और हम इधर लड़ेंगे। है अनटचेबिलिटी नहीं रखी होगी उस आदमी ने। ये भी नहीं कहा होगा कि तुम्हारा पानी का मटका अलग रख लो और हमारा पानी का मटका अलग है। युद्ध में तो कंधे से कंधा मिला के लड़े होंगे। एक राजा के साथ में जनता आ गई लड़ने के लिए, भील सामान्य लोग थे, वो आगे लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़ाई महाराणा प्रताप की नहीं, लड़ाई मेवाड़ की लड़ाई है, जन जन की लड़ाई है। वो क्या अपने जनता में लोकप्रिय राजा रहा होगा कि उस राजा ने कसम खाई है अपने जनता के साथ कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेंगे तब तक हम चैन की सांस से नहीं बैठेंगे, हम एक जगह नहीं टिक के बैठेंगे, हम अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, हम अच्छे बिस्तरों पर सोएंगे नहीं, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, हम हार मानेंगे नहीं। उसकी जनता ने भी कसम खाई। उसकी जनता ने कहा कि जैसे राणा जी कहेंगे वैसे हम करेंगे, हम भी एक जगह पे टिक के बैठेंगे नहीं। उसके साथ कसम खाने वाली उस जनता में लोहे का काम करने वाले लोहार थे। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई, मेवाड़ आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, आज हम स्वतंत्र है सब ढंग से। वो लोहार आज भी घूम रहे हैं, आज भी गाड़ियां ले लेके घूमते रहते हैं। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? एक राजा किस कदर अपनी जनता में समा गया होगा कि उन लोहारों ने अभी भी बैठने का नाम नहीं ले रहे। देश जब 47 में आजाद हो गया था ना, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आते हैं, बड़ा सम्मेलन करते हैं, लोहारों को बुलाते हैं और लोहारों को बुला कहते हैं अब प्रताप का सपना पूरा हुआ है, भारत आजाद है, मेवाड़ आजाद है, प्लीज हम तुम्हें रुपए देंगे, तुम एक जगह घर बनाओ, यहाँ पे रहो। उनका ना, अब सौगन खाई हुई एक जगह टिक के बैठेंगे। मैं अभी भी हमेशा कहता रहता हूं कि आज भी किसी भी बंदे में, अपने राजस्थान के किसी बंदे में ये कभी भावना नहीं आती। जैसे मैं बीकानेर का हूं तो मेरे में ये कभी भावना नहीं आती कि मेरा देश बीकानेर है, जबकि 47 से पहले एक देश था बीकानेर अलग, 47 के बाद में वो किसमें शामिल किया गया? भारत में। पर ये फील नहीं आता किसी में, अपने ये फील नहीं आता कि मेरा देश जैसलमेर है, मेरा देश भरतपुर है, मेरा देश धौलपुर है, मेरा देश मारवाड़ है। मेवाड़ियों में अब तक ये फील है कि हम मेवाड़ी है। ये जो मेवाड़ का फील दिलाया था, ये महाराणा प्रताप ने दिलाया था। मुझे याद है भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, याद तो क्या है, आपको लगेगा तेरे के जैसे याद है, तो उस टाइम था थोड़ी, मेरा पढ़ा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो अपने उदयपुर के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था? उनसे एक पत्रकार पूछता है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है, क्या आप इसमें भाग लेंगे? पत्रकार का पूछना सही था, क्योंकि जयपुर वाले मना कर चुके थे कि हम गांधी जी के आंदोलन में भाग नहीं ले। तो जयपुर जैसी बड़ी जगह मना कर रहे, तो उदयपुर वालों का क्या रुझान रहेगा, वो क्या किधर जाएंगे? तो माणिकलाल वर्मा से पूछा कि क्या वर्मा जी आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? तो माणिकलाल वर्मा उसको मुस्कुरा के कहते हैं कि तू यार शायद जानता नहीं, हम मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, तो इस बार फिर बोलेंगे। ये जो संघर्ष की भावना है, ये जो लड़ने की भावना है, ये प्रताप दिखाता है, ये हल्दी घाटी का युद्ध दिखाता है। इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवाद भरता है। क्या भरता है? हमारा देश मेवाड़ है, हमारे देश पर किसी का कब्जा होने नहीं देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना हमेशा ये होता था कि राजाओं की सेनाएं लड़ती है। मेरे से कोई पूछे कि खानवा युद्ध में कौन कौन लड़े थे, कि बाबर की सेना और सांगा की सेना। अच्छा, खातोलिक युद्ध में कौन लड़े? कि सांगा की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना। कोई मेरे से पूछे कि यार उधर कुंभा के टाइम में सारंगपुर का युद्ध हुआ, कौन लड़े? कि कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना। कि अकबर और प्रताप की लड़ाई है, उसमें कौन लड़े? कि अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता। जन जन भागीदार हो गया था उसके अंदर कि नहीं यार हमारी धरती पर किसी का कब्जा कैसे हो जाने देंगे हम। देखो, फिर किसी भी चीज का महत्व है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस तब है जब वो हो जाने के कितने साल बाद तक उसको कंटिन्यू रख पाती है। मैं कहता हूं आज भी हमारे में से किसी का मन ये नहीं करता कि हम खानवा देख के आए। तो खानवा एक वो जगह है जिसने भारत का इतिहास मोड़ के रख दिया कि खानवा को बाबर जीत गया तो मुगलों का राज ही शुरू हो गया था, वरना पूरा इतिहास ही अलग होता, अलग प्रकार से इतिहास होता। हमारे में से किसी के मन में ये नहीं आता कभी कि हम तराइन देख के आए, जबकि तराइन वो है जिसने भारत में पहली बार मुसलमानों को अंदर घुसने का मौका दिया था, वरना इतिहास अलग प्रकार का होता। हम में से किसी के मन में ये नहीं आता कि हम पानीपत देख के आए, जबकि पानीपत वो जगह है जहां पर तीन तीन बड़े बड़े युद्ध हुए। हाँ, ये बात दूसरी है, यदि आप ट्रेन से बस से कहीं से जा रहे हैं और रास्ते में यदि खानवा आता है और यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आप मन में थोड़ा अलग रोमांच महसूस करते हैं। आपको लगता है अरे अरे ये खानवा है, यहाँ पर बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई हुई थी। और यदि आपने हिस्ट्री पढ़ रही है तो आपके दिमाग में रील्स चलती है पूरी की जिहाद की घोषणा कर दी, तमगा कर हटा दिया, ये सब बातें चलती है। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी जाके आता है?
ऐसा क्या है कि हल्दी घाटी जाने वाला हर टूरिस्ट आज भी वहां की मिट्टी उठा के लेके जाता है और अपने घर के अंदर रखता है? इसका मतलब 18 जून 1576 को दिन के 3 घंटों में कुछ अलग हुआ है कि हमारे दिल से नहीं निकल पा रहा है। हम क्यों नहीं कहते नजरुल इस्लाम की बूढ़ीलाल नदी भारत का नया खानवा है, वो ये करें, वो भारत की क्या है, नई हल्दी घाटी। इसका मतलब हल्दी घाटी आज भी मोटिवेट करती है। बाकी वाले युद्ध आज मोटिवेट नहीं, वो इतिहास की घटना है, युद्ध है, एक बड़ा युद्ध है, हल्दी घाटी से भी बड़े युद्ध रहे होंगे, पर जिस प्रकार से हल्दी घाटी हमें प्रेरित करता है वैसे दूसरे वाले युद्ध इतना प्रेरित करते। और आप कभी सोच के देखिए कि केवल प्रताप नहीं, प्रताप के साथ में आसपास में जितने लोग हैं सारे हिट हो गए। हर राजा के पास घोड़ा होता होगा, पर हम तो केवल चेतक का नाम जानते हैं। सांगार कुंभा कौन से बिना घोड़े के पैदल ही चल रहे थे, उनके पास भी घोड़े तो रहे होंगे। और क्या फेमस हुआ है कि भारत की स्कूटर कंपनी ने नाम रखा? क्या फेमस हुआ है कि आज भी पुलिस वालों की गाड़ी का नाम क्या है? अब आज भी अपने जन जन की जबान पे आज भी कोई एक्सीडेंट देख ले और चेतक को फोन कर दो, पुलिस वालों को फोन कर दो। क्या फेमस हुआ महाराणा प्रताप की आज भी हर दानवीर आदमी भामासा है? क्या और किसी को दान नहीं मिले होंगे? क्या और किसी ने पैसे नहीं लाके दिए होंगे? पर उसके साथ में जुड़ी हुई हर चीज फेमस हो गई। ना केवल हल्दी घाटी, ना केवल चेतक, ना केवल भामासा, उस समय कोई लोग रहे थे वो सारे वैसे वैसे फेमस हुए, क्योंकि वो आज भी मोटिवेट करता है, वो संघर्ष की भावना दिखाता है। जब खानवा में या कुंभा का या सांगा का लड़ना, राजाओं की लड़ाई थी, राजा लड़ रहे थे, अपने साम्राज्य की रक्षा के लड़ रहे, साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे, पर ये एक अलग प्रकार की लड़ाई, इसमें जनता को इस प्रकार से जगह दिया गया था। अब मैं कई बार सोचता हूँ अगर महाराणा प्रताप के साथ हमने सबसे बुरा तो ये किया है कि महाराणा प्रताप को हमने एक दड़बे में बंद कर दिया। कोई सामान्य किसी आम आदमी से पूछा जाए कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, तो वो केवल हल्दी घाटी का युद्ध जानता है, इसके अलावा किसी बात के बारे में जानते नहीं है। जब तक हम हिस्ट्री को ढंग से नहीं पढ़ते। आरपीसी का लाख लाख भला हो, थैंक यू आरपीसी कि उसने महाराणा प्रताप के खोद खोद के क्वेश्चन पूछे, इसलिए अपने को दिवेर पढ़ना पड़ता है। वरना कितनी घोर विडंबना है कि अपने इतिहास की किताबों में दिवेर नहीं है, इतिहास की किताबें दिवेर खा गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कई बार आता है कि सर इसको इतिहास में बता दिया गया, इसको इतिहास में नहीं बताया गया। मैं क्यों, कई बार कोई चीजें जनता के दिल में इस कदर जाके बसती है कि भले इतिहास में पढ़ाया जाए, भले इतिहास में नहीं पढ़ाया जाए, जनता के दिल से निकलती नहीं। दिवेर का युद्ध किताबों के अंदर कहीं नहीं है। महाराणा प्रताप की ले दे के एक लड़ाई आती है हल्दी घाटी, ऐसी एक लड़ाई सबने लड़ी होगी, उसके बावजूद जन जन महाराणा प्रताप को जानता है। कुंभा को नहीं जानते होंगे। आप गांव में जाके पूछो कुंभा कौन था, तो कोई कहते भाई अपने पहले यहाँ गांव में कोई हुआ होगा तो पता नहीं, बाकी तो हम तो नहीं जानते कुंभा कौन हुआ था कौन नहीं हुआ था। पर हल्दी घाटी के बारे में एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी आपको बता देगा हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था। तो मुझे याद है 96 में एक पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उस पुराने क्वेश्चन में यूपीसी क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप वह गद्दार था कि अकबर जब भारत को एक करना चाहता था तब महाराणा प्रताप उसमें रोड़ा बना हुआ था और वो अकबर को भारत एक करने नहीं दे रहा था। मैं कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने की जितनी कोशिश की वो सारी कोशिश कर ली, उसके बावजूद नहीं निकाल पा रहे। उसके बावजूद प्रताप उतना उतना जिंदा है, उसके बावजूद हल्दी घाटी उतनी की उतनी जिंदा है। वो आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? आज भी लगता है कि नहीं यार जैसे हल्दी घाटी में लड़ते वैसे लड़ लिया जाएगा, लिख लो।